Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine and paying proper attention to your studies and doing well in every field and every sphere of life, inshallah. बेटा आज हम पढ़ने लगे हैं द डाइंग सन। ये सेकेंड ईयर की इंग्लिश उसका जो है फर्स्ट लेसन है रोज में से द डाइंग सन। डाइंग सन से मुराद ये है मादूम होता हुआ सूरज या ख़त्म होता हुआ सूरज, तबाह होता हुआ सूरज, ये इसका मुराद है इससे। और बेसिकली क्या है कि जो सन है ये तवानाई और बर्निंग जो गैसेज है उसका एक गोला है और इसकी एनर्जी जैसे कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो है साइंटिस्ट वो ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा खत्म हो रही है। सर जेम्स जीन्स जो है थोड़ा सा हम इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन का देख लेते हैं। इनका बर्थ ईयर जो है वो है 1877 और इनका डेथ ईयर जो है वो है 1946। ही वॉज इंग्लिश आप समझते हैं जैसे कि अंग्रेज था और 3 शोबों में इसकी वर्किंग है। ही वॉज अ फिजिसिस्ट, he was an astronomer and mathematician। पहले ये था क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ही जो माहिरीन थे वही जो है वो आगे एस्ट्रोनॉमी चूंकि फिजिक्स में ही ब्रांच ली जाती थी तो इसको स्टडी करते थे और फिर ये एक बाकायदा इसका बहुत बड़ा फील्ड जो अलग से जिस पे काम होने लग गया। तो एस्ट्रोनॉमी जो है ये वो शोबा है जिसमें हम अजराम फल्की या हेवनली बॉडीज जो उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इसको स्टडी करने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले क्या है सोलर सिस्टम हमारा या निज़ाम शमसी, हम इसको देखेंगे। तो हुआ क्या कि पहले ये कहा जाता है कि ये सूरज जमीन जो है ये इकट्ठे थे और इसके बारे में मैं एक बात आपको जो कुरान पाक का भी हवाला बता देता हूँ वो ये है कि कुरान पाक में इरशाद है कि ये आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे और फिर हमने इन्हें जुदा कर दिया। तो हुआ क्या कि उसमें से जो सेंट्रल पार्ट था कुछ वो इकट्ठा होके सन बन गया और इसके अंदर जो मुख्तलिफ गैसेस हैं, बर्निंग गैसेस हैं, उनकी बर्निंग से जो है ये रोशन भी है और ये हमें हरारत भी दे रहा है। और हमारे इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम से मुराद ये है कि ये जो हमारा देखें सूरज, जमीन और इसके ऊपर जितनी भी लाइफ है इन सब का जो निजाम है ये इकोसिस्टम है और इसमें ये इकोसिस्टम हर हवाले से खुद कफील है, ये सेल्फ सफिशिएंट है, कोई भी चीज बाहर से नहीं लेता। क्या आप देखते हैं कि सूरज यहाँ पर तवानाई का जरिया है, प्लांट्स उस तवानाई को इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे इंसान, जानवर वगैरह आगे उनसे जो चीजें बनती हैं आगे उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। तो आप ये देखेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए ये जो हमारा सन है अगर हम इसे पूरा ही ड्रॉ करें तो बहुत बड़ा बन जाना था, तो इसलिए हमने ये हाफ सन लेकर ये थोड़ा सा उसके ये जो बाकी जो प्लैनेट्स उनके जो गिर्द मूव कर रहे हैं, जो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के गिर्द, हमने उसको जो है वो शो कर दिया। तो आप देखें ये सन है और पहले नंबर पे आप देखिए ये मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और फिर प्लूटो। अब मॉडर्न तहकीक में ये कहा जा रहा है कि प्लूटो इसमें सोलर सिस्टम में शामिल नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमारी टेक्सचुअल बुक्स है उनके अंदर वो उसी तरह से 9 प्लैनेट्स ही हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो हम उनको उसी तरह से ही डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक मैं आपको बात बता दूं, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं या जो इंग्लिश वाले और वो ये लेसन पढ़ रहे हैं तो उन सब के लिए ये कि 9 प्लैनेट्स को जो है ज़हन नशीन करने का एक आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे जैसे मैंने लिखा है 3-3 का सेट बनाकर जो आप इसे 3 सेट्स की शक्ल में याद करिए। जैसे देखिए मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो इस तरह से जब 3 में करेंगे तो आपको ये फौरन याद हो जाएंगे। तो आई रिपीट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इस तरह से। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये सोलर सिस्टम और इसको जो है ये ड्रॉ करके बताया ताकि आपके लिए ये आसानी लगे और आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो सर जेम्स जीन्स हैं ये बात करते हैं सबसे पहले क्या है, ये कहते हैं साइज एंड लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ। इससे मुराद ये है कि इन्होंने ये जाहिर किया है यहाँ पर कि हमारी जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, इसमें उन्होंने बताया कि कुछ स्टार्स इतने बड़े हैं कि उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ आवर अर्थ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर अर्थ वुड बी पैक्ड एंड लीव रूम टू स्पेयर। कि जो लाखों जमीनें हैं वो उन सितारों के अंदर बंद की जा सकती हैं और फिर भी जगह जो है वो खाली बच जाएगी। तो ये इन्होंने बताया इसके बारे में। और उसके बाद ये कि देखिए कि वो नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में ये बात बताते हैं कि हमारी जो हमारी यूनिवर्स है
इसमें स्टार्स इतने ज्यादा हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। एक बात बेटा ज़हन नशीन करनी है आपने, वो ये कि सर जेम्स जीन्स ने जो है वो प्लैनेट्स यूज नहीं किया वर्ड, उन्होंने सबके लिए स्टार्स यूज किया है। हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ये प्लैनेट्स एंड स्टार्स दोनों यूज करेंगे, क्योंकि हमने जो साइंस के अंदर पढ़ा है वो ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये इनकी अपनी रोशनी नहीं होती और ये मूविंग बॉडीज होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड देयर स्टार, अपने स्टार के बीच जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए ये सन है, इसके बीच मूव करने वाले इसके ये 9 प्लैनेट्स हैं। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फिर ये हम बात करते हैं देखिए स्टार की, तो स्टार जो है इनकी अपनी लाइट होती है और ये स्टेशनरी होते हैं। तो जैसे आप देखिए हमारा सन जो है इसकी अपनी लाइट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर ये आपने देखा कि जैसे नंबर ऑफ स्टार्स जो है ये जितने यूनिवर्स के ऊपर जो है ये सीशोर्स जो है पूरी यूनिवर्स के, आप उनको ले लीजिए और उनके जो सैंड पार्टिकल्स हैं जितनी उनकी तादाद है उतनी ही उन्होंने कहा कि ये नंबर ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार जो है इनकी तादाद जो है ये भी इतनी ही है। और फिर उसके बाद देखिए यही पॉइंट आ जाता है हमारा वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स, के यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक तो उन्होंने बता दी कि जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऐसा कभी हजारों सालों में एक बार होता है कि एक जो स्टार या प्लैनेट जो है वो मूव करता हुआ दूसरे के करीब आ जाए, बल्कि वो इतने दूर दूर एक दूसरे से मूव कर रहे होते हैं जैसे वो अकेले ही हैं। मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जैसे एक शिप जो है वो एक जो ओशन होता है उसके अंदर वो अकेला ही अपना वॉयज जो है वो कंप्लीट कर रहा है, अपना समुद्री सफर जो पूरा कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने बताया फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अर्थ, प्लैनेट्स एंड स्टार्स जो है कि स्टार्स या प्लैनेट्स किस तरह से तश्कील पाए, इनकी कैसे फॉर्मेशन हुई। तो इसके लिए आपने यही पॉइंट जैसे मैंने आपको ये बताया, देखिए ये जैसे प्लैनेट्स बने और सन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, तो ये वही पॉइंट है कि हुआ ये कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फिजिक्स के अंदर एक होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि आपने उसमें ये देखा है कि जो दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के उनके आपस में एक दूसरे के दरमियान उनके लिए अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ या पुल वो एक दूसरे के लिए रखते हैं। और बिल्कुल वैसे ही पुल जैसे आप देखते हैं कि जैसे सन एंड मून जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर टाइड्स पैदा करते हैं उसी पुल की वजह से। जैसे आप देखें कि जब मद्दोजज़र आता है तो क्या आता है कि वो चांद और सूरज जो है उनकी कशिश जो है वो अर्थ के ऊपर अपना काम करती है और उसके नतीजे में जो समंदर का पानी है वो ऊपर पहले आता है, फिर जब वो अपनी जगह से हटते हैं सूरज और चांद जो है तो वो फिर पानी वापस जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही टाइड्स क्या हुआ कि उस एक प्लेनेट ने जो है जो स्टार आया उसने सूरज के ऊपर जो है वो उसकी टाइड उसके ऊपर पैदा की। पहले वो टाइड जैसे करीब आता है टाइड बड़ी होती गई, जैसे वो और करीब आया टाइड और बड़ी होती गई, फिर वो एकदम से पीछे हटा तो वो जितनी टाइड थी उसके वो टुकड़े हुए और वो उसके अंदर खला के अंदर बिखर गए और स्टेडीली दे कूल डाउन एंड स्टार्टेड टू मूव अराउंड द सन। उन्होंने सूर्य के गिर्द जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारे जो है ये स्टार्स और प्लैनेट जो है इनकी तश्कील हुई। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हम बात करते हैं आगे, अगर देखिए वो है कि जिंदगी की इब्तिदा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट वाज पॉसिबल। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये बात है कि आप ये देखते हैं कि जो लाइफ है इसको कायम रहने के लिए जो है नॉर्मल टेम्परेचर और जो है वो चाहिए और कुछ जो है इसकी फिजिकल कंडीशंस चाहिए और खास तौर पे वो कंडीशन चाहिए टेम्परेचर की कि जिसमें अर्थ जिसके में जो है वाटर जो है अपनी तीनों जो स्टेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि आप देखिए कि जैसे पानी जो माया शक्ल में है और गैस की शक्ल में जैसे वाटर वेपर्स बनकर ये बादल बनते हैं और फिर उसके अलावा जो आइस उस शक्ल में पाया जा सके तो वहां पर जिंदगी जो है वो पॉसिबल। तो ये स्टेट सिर्फ क्या है अर्थ के ऊपर है। अब क्या है कि जैसे आपने देखा कि ये सन के लिहाज से जो प्लेनेट या स्टार जो जितना सन के करीब होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा कि वो इतना गर्म होगा कि एवरीथिंग देयर वुड बी बर्न्ट अप, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। और जो सूरज से दैट आर फार अवे those are so cold that everything would be frozen there, so life can't exist on those planets। अब इसमें उन्होंने एक हमें ये मिसाल दी है
कि कुछ जो है प्लैनेट्स जो है या स्टार्स वो सूर्य के इतने करीब हैं कि वहां हर चीज जो है उबलने लग जाती है, हर चीज जो है वो जलने लग जाती है। और कुछ इतने दूर है कि वहां टेम्परेचर जो है वो -484 जो फ़ारेनहाइट वो है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर उससे भी कई गुना डाउन है। तो आप ये देखिए कि इस तरह से जो है, लेकिन दरमियान में एक बेल्ट, खासतौर पे आप देखिए जो अर्थ वाली है, ये अर्थ वाली जो बेल्ट है, ये यहाँ पर जो आपने देखा कि ये वो जगह है जहां पर जो है नॉर्मल और सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल कंडीशन जो है वो मौजूद है। तो ये वो वाला खित्ता है अर्थ जहां पर के लाइफ पॉसिबल है। और ये बहुत जो है नैरो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं कि बहुत कम सी जगह है कायनात के अंदर कि जहां जिंदगी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर। फिर उसके अलावा ये कि जब पहले जिंदगी की इब्तिदा के बारे में कहा गया कि पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स बने, जैसे साइंस के अंदर है कि पहले वो वाले ऑर्गेनिजम्स बने थे कि जो कि जिन्हें फ्री ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी रेस्पिरेशन के लिए या सांस लेने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो बने, जिनसे पहले प्लांट बने होंगे कि उन्होंने फिर ऑक्सीजन छोड़ना शुरू की, उसमें ऑक्सीजन आई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब किस्म के जानवर जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स वो बनते चले गए। और फिर उन्होंने कहा था कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से फिर इतने कॉम्प्लेक्स आ गए कि जिसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और ह्यूमन बीइंग्स जो है ये वो एट्रीब्यूट्स रखते हैं जो किसी और या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो और किसी के अंदर नहीं है। कि इतने कॉम्प्लेक्स है कि देखिए इनके अंदर एस्थेटिक सेंस है। अब एस्थेटिक सेंस इंसान की क्या है कि आप देखेंगे इंसान जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाता है, खूबसूरती को देखता है, रंगीनियां पैदा करता है। तो दिस इज ड्यू टू द एस्थेटिक सेंस। फिर इंसानों में या ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, उनके अंदर रिलीजन है। मतलब आपने देखा कि दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि रिलीजन नहीं रखते, वरना सब के सब किसी ना किसी रिलीजन या किसी ना किसी के पैरोकार हैं। बहुत हाई होप्स है इनके अंदर। आपने देखा वही हाई होप्स की बदौलत है कि हम कहां तक पहुंच गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और देखिए हमने कायनात को तस्खीर किया है, हम बहुत कुछ बना रहे हैं। और फिर नोबलेस्ट डिजायर्स जिसमें आप देखेंगे इंसानियत का फायदा, यहाँ तक कि जो अच्छे इंसान है, अजीम इंसान है, वो पौधों और जानवरों तक का भी फायदा करने की सोचते हैं। और फिर ये ह्यूमन बीइंग्स इस हद तक आप देखें कि इनका माइंड, इनका ज़हन जो इस हद तक ग्रोन है कि ये फिर आगे एक बहुत अहम फैक्टर किसकी तरफ आते हैं, सर्च एंड रिसर्च। कि आपने देखें कि ये इंसान जो अपने कायनात को तस्खीर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ना सिर्फ चीजों को देखता है, उन्हें तलाश करता है, बल्कि उसके ऊपर तहकीक भी करता है। तो ये इसका एलिमेंट है जो सर्च एंड रिसर्च। और उसके बाद क्या है कि सर जेम्स जीन्स ने हमें ये बताया कि अगर हम 10,000 स्टार्स लें तो उनमें से एक स्टार ऐसा होगा कि जिसके गिर्द एक प्लेनेट ऐसा होगा जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो ये था बेटा एक ब्रीफ, एक इंट्रोडक्शन आपको द जायंट सन का, रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स का भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हमने, क्योंकि इसमें सन का जिक्र आता है, प्लैनेट्स एंड स्टार्स के बारे में डिस्कशन है, तो हमने सोलर सिस्टम जो है इसको डिस्क्राइब किया। और बाकी हमने जो है ये डिटेल्स जो है ये कुछ देखी, लेकिन इसके बाद अब देखेंगे कि हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और मजीद डिटेल्स जो है वो आप आगे पढ़ेंगे। होप यू हैव गॉट एवरी पॉइंट व्हिच आई हैव एक्सप्रेस्ड एंड यू विल रीड इट and you will make your points and ask the questions. Thanks.